तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो उसे डेट करने को कहती है, जिसे सुनकर मुंशियो काफी शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर से ऐसे कैसे पूछ सकती हो, क्या हम पहले कभी मिले हैं? जिस पर जियोंग कहती है, तुम्हें ये खुद याद करना होगा। शाम को घर जाते वक्त मुंशियो दोयुन से कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैं उस लड़की से पहले कहीं मिला हूँ। क्या तुम इससे पहले उस लड़की से मिले हो? तो वो भी मना करता है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो दोयुन उससे कहता है, तुम कब तक पैसेंजर सीट पर बैठने वाले हो? लोग इसके बारे में बात करेंगे। और हमें यहाँ पता चलता है, जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था वो कभी भी पीछे वाली सीट पर नहीं बैठता था। और तभी उसे चोवुन की कॉल आती है, मगर वो उसकी कॉल नहीं उठाता और दोयुन को उससे बात करने के लिए कहता है। फिर हम चोवुन को देखते हैं, जो कह रही थी कि ये लोग मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे, कि तभी वहां पर जीसू उससे मिलने आता है। फिर वो दोनों बैठकर बातें करना शुरू करते हैं। जीसू कहता है कि क्या तुम अभी भी मुंशियो को लाइक करती हो, मगर वो उसका जवाब नहीं देती। तो वो कहता है कि तुम मेरे बारे में सोच सकती हो, मगर वो उसको रिजेक्ट कर देती है। अगले दिन हम जीवन को देखते हैं, जो कि होटल के लिए कुछ रिसर्च कर रही थी। वहीं दूसरी ओर फिर हम मुंशियो को देखते हैं, जो कि मार्केट से गुजरते हुए दोयुन को कॉल कर रहा था, पर वो अपना फोन नहीं उठाता। वहां पर कोई फेस्टिवल भी चल रहा था, जिसकी वजह से वहां काफी शोर और ट्रैफिक भी था। तभी वो अपनी तरफ गाड़ी आते हुए देखता है और उसे वही एक्सीडेंट याद आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी समय जीवन उसको देख लेती है और वो उसका हाथ पकड़कर वहां से लेकर भागने लगती है। वो उसको देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, हम भाग क्यों रहे हैं? पर वो उसे कुछ नहीं बताती। काफी दूर भागने के बाद वो थक जाते हैं और एक जगह बैठकर पानी पीने लगते हैं। जीवन कहती है, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है? मैंने देखा तुम्हें वहां पैनिक अटैक आने ही वाला था, है ना? इसलिए ऐसे टाइम में हमें दौड़ना चाहिए। मैं भी ऐसा ही करा करती थी। इससे हमारा सारा ध्यान हमारी ब्रीथिंग पर रहता है। और उसे अपने पास्ट लाइफ का इंसिडेंट बताती है, जब जापानीज लोग ने कोरिया में अटैक किया था, उसने भी ठीक ऐसा ही किया था। और उसके पूछने पे वो बताती है कि मैंने ये एक बुक में पढ़ा था और उसको पढ़कर ऐसा लगा कि मैं वहां एक्चुअल में थी। मुंशियो को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, तो वो कहता है, क्या तुम पैदाइश से झूठी हो? तुम अपना सीक्रेट मुझे बता सकती हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। और तभी वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाता है और उसके पूछने पे वो बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक हिंट है कि हम कहाँ मिले थे, और वहां से चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिम सोच रही थी कि जब वो 18 लाइफ में थी तब उसका नाम जोवन था और मुंशियो ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। और वो इन्हीं सब बातों को सोचकर खुश होती है और इसी वजह से उसने आज मुंशियो को प्रपोज करा था। अगले दिन हम देखते हैं, जब जीवन होटल में आ रही थी तो उसे वहां जीसुक मिलता है। वो कहता है, क्या तुम यहाँ काम कर रही हो? तो जीवन कहती है, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिससे मैं मिलना चाहती थी, मुझे कुछ काम है। और वहां से जाने लगती है, पर वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वो अपना हाथ छुड़ाकर डांस करना शुरू करती है और कहती है, मैंने तुम्हें क्रिमिनल बनने से बचा लिया क्योंकि वहाँ कैमरा था। इतने में वहां पर मुंशियो और दोयुन भी आ जाते हैं। मुंशियो जीवन को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन जीसुक उसे वहीं रोक लेता है और उसको बातें सुनाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जीवन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहां से फिर वो ऑफिस में आ जाते हैं कि तभी वहां पर चोवन आ जाती है और उसका नाम सुनकर जीवन को पता चल जाता है कि ये तो उसकी छोटी बहन है। हम देखते हैं वो मुंशियो से बात करने की कोशिश करती है, पर वो उससे बात नहीं करना चाहता था। तो दोयुन उसे कहता है कि अभी वो बिजी है और उसे वहां से ले जाता है। फिर हम मुंशियो को देखते हैं, वो जीवन को कहता है, क्या तुम किसी और दिन आओगी? मगर वो कहती है कि तुम मुझे हायर कर लो, मैं किसी भी पोस्ट पर काम करने के तैयार हूँ। और उसे कुछ पेपर्स देकर कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि ये होटल बच जाए। सीन शिफ्ट होता है और जीउन उसी होटल के एक रेस्टोरेंट में होती है और उसे अचानक से याद आता है कि उसने एक पेपर दिया ही नहीं। ठीक उसी समय वो मुंशियो को आता देखती है। वो उसको देखकर पूछता है कि क्या तुम बता सकती हो हम पहले कहाँ मिले थे? और बाद में कहता है, रहने दो, मत बताओ, वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला।
पर वो हंसकर कहती है, क्या भरोसा, कुछ भी हो सकता है। और उसके पास आकर वो पेपर देती है। हम देखते हैं कि उस पेपर में सेम वैसी ड्राइंग होती है जैसे बचपन में उसकी मदर ने इस होटल को सेट किया था, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि हम एक बार इसे ट्राई करेंगे। और फिर जिम उसे कहती है, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं हमेशा आपकी साइड ही रहूंगी। और वहां से जाने के बाद वो जो उनको देखने आती है और खुश होती है कि वो कितनी बड़ी हो गई है, पर फिर सोचती है कि मुंशियो और उसके बीच क्या रिलेशन है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं वो दोनों होटल में आ रहे थे, तो वो देखता है कि कुछ लोग दारू पीकर झगड़ा कर रहे थे। वहां जाने पर मैनेजर बताता है ये मिस जैंग का बेटा और उसके दोस्त है। वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलता है, मगर चैन ह्यूक मुंशियो से ही बदतमीजी शुरू करने लगता है। वो फिर जियोंग का हाथ पकड़कर कहता है कि चलो हमारे साथ चलो, जिसके बाद वो उसे मारकर नीचे गिराता है और मैनेजर को कहता है कि इसको ब्लैक लिस्ट कर दो। इतने में वहां मिस जैंग आ जाती है और वो मुंशियो को अपने साथ अकेले में बात करने के लिए ले जाती है। तभी जियोंग को याद आता है कि उसने इस लेडी को 18 लाइफ में फोटो में देखा था, जो कि मुंशियो के फादर की असिस्टेंट हुआ करती थी और ये उनके साथ अफेयर चला रही थी। वो लोग फिर एक रूम में बैठकर बात कर रहे थे। मिस जैंग उसे बातों बातों में इस होटल से जाने को कहती है, मगर वो साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं इस होटल में रहकर इसे दोबारा से पहले जैसा कर दूंगा और आपके बेटे को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। मुझे डर है कि अब से आपको अपने बेटे से होटल के बाहर ही मिलना पड़ेगा। और वहां से चला जाता है। उसकी बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं वो सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर को कुछ काम असाइन करता है और उनसे लैंडस्केपिंग कंपनी को भी ढूंढने के लिए कहता है, पर वो जियोंग को कोई भी काम नहीं देता और उसके पूछने पर वो कहता है तुम सबको मैनेज करना, क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें एक टास्क से क्या ही होगा। जिसके बाद जियोंग बाहर आती है जहां उसे चोवोन मिलती है और वो उसे अपना पोर्टफोलियो बाकी कंपनियों के साथ रखने को कहती है और बताती है कि अगर ये मैंने मुंशियो को दिया तो वो इनको कंसीडर नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपना नाम बदल कर रखा है। जिसके बाद वो अंदर जाकर उसकी फाइल रख देती है कि इतने में वहां दोयुन आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मुझे पता है तुम किसी मकसद से यहाँ आई हो। और अंदर से मुंशियो भी उन्हें देख रहा था, तो उसके जवाब में वो कहती है हाँ सही कहा, मैं किसी मकसद से यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मुंशियो दोयुन को बहाने से अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम उसके साथ क्या बात कर रहे थे। तो फिर दोयुन कहता है वो लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, मैंने आज से पहले उसकी जैसी अजीब लड़की नहीं देखी। उसने एडमिट भी किया कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। सीन शिफ्ट होता है। फिर रात में हम मुंशियो को पूल के पास देखते हैं और वो जियोंग के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो पूल के नीचे बैठता है तो उसे अचानक से याद आता है कि ये तो वही 9 साल वाली लड़की है जो उसे सेम वैसे ही लेकर भागी थी और उसने उसे शादी के लिए भी प्रपोज किया था। और हम देखते हैं कि उसके पास जियोंग का स्कार्फ भी होता है। दूसरी तरफ जियोंग अपनी फ्रेंड के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सीनियर रिसर्चर बनने में हेल्प करूंगी। ठीक उसी समय उसके पास मुंशियो की कॉल आती है। वो कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, क्या हम अभी मिल सकते हैं। जिसके बाद वो फटाफट वहां जाने लगती है और उसकी फ्रेंड भी उसके साथ आ जाती है, ये कहकर कि मैं भी उस लड़की को देखना चाहती हूँ। और वो दोनों टहलने लगते हैं और फिर मुंशियो उसे वो स्कार्फ देता है, जिसे देखकर वो पूछती है ये तुम्हारे पास कैसे आया। और हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जब मुंशियो हाई स्कूल में था तो जियोंग उसका चुपचाप से पीछा किया करती थी और एक दिन वो स्कूल से बंक करके बाहर आता है क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान था। वहीं कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर भी काम कर रहे थे और उन वर्कर्स के जाने के बाद वो उनके औजार से दीवार को तोड़ने लगता है कि तभी वहां पर वो वर्कर आ जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी जियोंग उसका हाथ पकड़कर उसको वहां से भगाकर ले जाती है। और पार्क में आने के बाद वो उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो। और तभी वो उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। वो देखती है कि उसके हाथ पर चोट लगी है तो वो अपना स्कार्फ उसके हाथ पर बांधती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां जियोंग
उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करती है, पर वो उसका जवाब नहीं देता और कहता है कि तुम जैसे बचपन में पागल थी अभी भी वैसे ही हो। नेक्स्ट सीन में हम मिस जैंग को देखते हैं, जो कि मुंशियो के होटल ज्वाइन करने पर परेशान होती है और उसके बारे में बताती है। तो मुंशियो के फादर कहते हैं वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रहेगा, मैं कुछ टाइम बाद उसे हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दूंगा, इसलिए उसे जो भी अभी करना है करने दो। और हम देखते हैं मुंशियो के फादर ने दोयुन को अपने पास बुलाया था और उसे कहते हैं कि आज तक तुमने जो जर्मनी में किया, यहाँ भी तुम्हें मुंशियो के साथ वैसे ही अच्छे से काम करना है, और उसे कुछ पैसे भी देते हैं, पर वो पैसे लेने से मना कर देता है। तो मुंशियो के फादर बोलते हैं अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो तुम अपनी पोस्ट से रिजाइन दे सकते हो, जिस वजह से वो मजबूरी में उनके लिए काम करने को तैयार होता है, पर वो पैसे नहीं लेता। आगे हम देखते हैं कि मुंशियो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो दोयुन को कॉल करता है पर उसका फोन स्विच ऑफ था। वहीं दूसरी तरफ हम जीउन को देखते हैं, जो एकिम को बता रही थी कि मुंशियो को मेरी इस लाइफ की मेमोरीज याद है। वो बात कर ही रही थी कि तभी उसके पास मुंशियो का कॉल आता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। जीउन बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसने उसे हेल्प के लिए बुलाया है। हम देखते हैं वो उसे फटाफट से पिक करने आती है और देखती है कि वो फूल लेकर वहां खड़ा था। मुंशियो उसे देखकर फूल छुपा देता है और उसे कहीं चलने को कहता है। जब वो जा रहे थे तो उसे फिर से चोवोन की कॉल आती है, मगर वो उसको इग्नोर कर देता है। वहां पहुंचकर जिम उसे पूछती है कि तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं कहता। हम देखते हैं कि वो किसी की ग्रेव पर आया था और वो उसे वहीं रुकने को बोलता है, लेकिन जियोन फिर भी उसके पीछे आती है और देखती है कि वो जोवोन की ग्रेव के पास आया था, यानी कि उसकी 18th लाइफ की ग्रेव पर, और वो वहां पर बहुत ही ज्यादा रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर वो भी काफी दुखी हो जाती है और उसे एहसास होता है कि आज तक उसने अपनी सभी लाइफ में सिर्फ अपना ही दर्द महसूस किया था, पर इस लाइफ में वो उन सभी लोगों का दर्द देख पा रही है जिन्हें उसने पीछे छोड़ दिया है। और ये सोचकर वो काफी इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।